एक दिल चीर देने वाली खबर, बहुत ही गमगीन खबर। कई दफ़ा ऐसी खबरें होती हैं कि आपसे शेयर करने का हौसला भी नहीं पड़ता। खबर यह है कि खुलदार में आज सुबह एपीएस आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों की एक बस जा रही थी, जो बच्चों को स्कूल लेकर जा रही थी। उस बस के साथ एक गाड़ी जो बारूद से भरी हुई थी, उसको लाकर टकरा दिया गया। बस के अंदर 40 बच्चे थे। अभी तक की जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि 7 बच्चे उसमें से शहीद हो चुके हैं और बाकी सब जख्मी। अल्लाह करे कि ज़्यादातर बच्चे उसमें से बच जाएं, ये हमारी दुआ है, क्योंकि बहुत ही नन्हे मासूम बच्चे हैं उस बस के अंदर। लेकिन जो बस की तस्वीर सामने आ रही हैं, जो फुटेज आपके सामने भी रख देते हैं, उससे नहीं लगता कि उसमें बहुत सारे लोग बच पाएंगे। बहुत ही अफसोसनाक है, क्योंकि जो बस की हालत है, जिस तरीके से वो बस एक पूरे का पूरा मंजर पेश कर रही है, वो जाए वकुआ मंजर पेश कर रहा है। उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं उस धमाके की इंटेंसिटी का, और उसके अंदर जो शामिल बच्चे थे उनका क्या हुआ होगा। बहुत ही दिलखराश तस्वीर और मंजर वहाँ से आ रहे हैं। बच्चों के स्कूल बैग्स पड़े हुए हैं, बच्चों के जूते पड़े हुए हैं। ज़ाहिर है इस बस के अंदर जो ड्राइवर और कंडक्टर थे, उनकी भी मेरा ख्याल है कि उनकी मौत की भी इंफॉर्मेशन आ रही है। अभी ये हतमी नहीं है, इसके अंदर जितनी भी खबरें हैं, अभी शहादतों की खबर कि वो ड्राइवर ज़िंदा है या नहीं, बच्चे कितने ज़िंदा हैं, कितनी की शहादत हुई है, ये कोई हतमी नंबर नहीं है, इसलिए हम आपके सामने हतमी नंबर रख नहीं सकते। जो इनिशियल रिपोर्ट्स वहाँ से आ रही हैं, जो डिप्टी कमिश्नर खुशदार बता रहे हैं, वो ये है कि 7 बच्चे शहीद हो चुके हैं और अभी बहुत शदीद ज़ख्मी हैं बाकी लोग और बच्चे, और उनको हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जा रही है। दुआ करें आप मेरे साथ मिलके कि अल्लाह जो बच्चे बच गए हैं, ये जो बच सकते हैं, उनकी हिफाजत करे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस हादसे में से बच जाएं। क्योंकि उन माओं का सोचिए जिनके ये बच्चे हैं, उन बहन भाइयों का सोचिए, उन पूरे ख़ानदानों का सोचिए जिनके ये बच्चे हैं, और उन पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी। पाकिस्तान के बच्चों की भी अजीब किस्मत है। किसी वक्त तो हिंदुस्तानी मज़ाइलों का सामना उन्हें करना पड़ता है और शहादतें देनी पड़ती हैं, उससे निपट के हटते हैं तो अगले ही दिन या अगले ही दूसरे चौथे दिन उन पर पाकिस्तानी ड्रोन बरस जाते हैं। हमारे अपने ही ड्रोन जो है हमारे अपने बच्चों को शहीद करते हैं। उस खबर को अभी निपटा के हटते हैं तो दहशतगर्द हमारे बच्चों पर पल पड़ते हैं। तो ये सब कुछ आपके सामने है। और अब जो फील्ड मार्शल साहब के इंस्टॉल्ड करदा ग्रोह है यहाँ पर, वो तो इसमें इंडिया का नाम भी नहीं लेगा। पिछले 2-3 साल में तो हमारे जनरल साहबान ने भी इंडिया का नाम नहीं लिया। जनरल बाजवा की जो पूरी की पूरी कहानी थी वो यही थी कि इंडिया जो मर्जी यहाँ करता रहे, हमने वापस नाम नहीं लेना। आपको बार बार, अब तो आपको चिढ़ होगी जितनी बार मैं गार्डियन की स्टोरी रिपीट कर चुका हूँ कि किस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के अंदर आकर 25 से 30 लोगों को कत्ल किया। गार्डियन ने स्टोरी छापी लेकिन हम खामोश रहे। बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस का वाकया, 440 लोगों को अगवा कर लिया, हम खामोश रहे। ये पहली दफ़ा नहीं है कि बलूचिस्तान में ऐसे मासूम शहरियों को जो है वो उनका कत्लेआम किया जा रहा है, लेकिन हम खामोश रहे। अभी भी ना ही इस पर मरियम बोलेंगी, वो मोदी का नाम लेंगे, ना ही इस पर नवाज शरीफ बोलेंगे, ना शहबाज शरीफ। तो फील्ड मार्शल साहब से चले हम ही पूछ लेते हैं कि आप इन बच्चों के खून का हिसाब कैसे और कब लेंगे। क्योंकि हाल ही में डीजीआईएसपीआर साहब ने एक बड़ी तगड़ी स्टेटमेंट दी थी, और वो स्टेटमेंट ये दी थी कि अब अगर बलूचिस्तान में कुछ हुआ तो हम आनी हाथों से निपटेंगे। अब आपने ये बयान नहीं देने आके टेलीविजन पर सिर्फ, और वो जो अमूमी बयान होते हैं कि हम कैफरे किरदार तक पहुंचा देंगे, आनी हाथों से निपटेंगे, छुपने की जगह नहीं मिलेगी, हम इनको मिसाल बना देंगे दुनिया के लिए। ये जो एक अमूमी स्टेटमेंट्स है, मामला उससे आगे चला गया है। इसमें अब हमारे बच्चे इन्वॉल्व हैं, इसमें किसी के लिए भी कोई फलाह नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा है कि बच्चों को ना फलाह है हिंदुस्तानी मिसाइलों से, ना उन्हें आपके ड्रोन से, ना उन्हें दहशतगर्दों के जो बम हैं उनसे। हर तरफ जो बच्चे हैं वो बेचारे शहीद हो रहे हैं और उनके ऊपर सख्ती आई हुई है। पाकिस्तान अब देखते हैं कैसे रिस्पॉन्ड करता है। जाहिर है इंडिया अपने प्रॉक्सीज के थ्रू बलूचिस्तान के अंदर ये काम कर रहा है। लार्जर इशू है, इसको फिक्स करना चाहिए था। जन बाजवा की ये जो डॉक्ट्राइन थी वो जाहिर है वो फायर बैक कर रही है हर जगह से। और देखते हैं बार, ये एक बहुत ही दिलखराश खबर है। और मुझे खुद भी कई दफ़ा ऐसी खबरें होती है कि आपको समझ नहीं आती कि क्या आप शेयर करें क्या ना करें। उसके ऊपर ज़्यादा तनकीद करेंगे तो ऐसा लगेगा सियासत कर रहे हैं। अभी तो वो वहाँ पर लाशें भी इकट्ठी नहीं हुई कि कितनी हैं। तो इसलिए बहुत ही दिल तोड़ देने वाली ये सबसे पहली खबर है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो बस के हालात हैं उससे मुझे लग रहा है कि नुकसान कहीं ज़्यादा हुआ है जितना इस वक्त रिपोर्ट किया जा रहा है। खुशदार की ये अफसोसनाक खबर हमने आपके सामने रखी। अब ज़रा फील्ड मार्शल साहब के रिलेटेड जितनी भी खबरें हैं उनकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपको ये, हमने जैसे आपसे वादा किया था कि अब हम हर रोज़ कोशिश करेंगे, मीन हफ्ते में कम से कम 2 से 3 दफ़ा, कि जो पाकिस्तान की कहानी है वो इंग्लिश ज़ुबान में इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उसके सामने रखें, ताकि उन्हें पता चले कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। ये हमें पहले से पता है कि इसकी व्यूअरशिप 5-10 हज़ार से ज़्यादा शायद कभी ना हो सके, 15 हज़ार हो जाए। पिछली हमने जो इसमें डॉक्यूमेंट्री वीलॉग किया था उसकी व्यूअरशिप अभी तक 10-11 हज़ार हुई है, जो बड़ी इंप्रेसिव है। इतनी की होगी, इसकी इससे ज़्यादा होगी नहीं, इंग्लिश देखने वाले ज़्यादा लोग होते नहीं। आल्दो कि इसकी व्यूअरशिप बहुत कम होगी, लेकिन उसके बावजूद हमने ये सोचा है कि ये बड़ा ज़रूरी है कि हम ये करें और इंग्लिश ज़ुबान में, अंग्रेज़ी ज़ुबान में हम जो है ये अपना बयानिया नैरेटिव जो है वो दुनिया के सामने रखें। अब फील्ड मार्शल वाला मामला है तो ये कहानी दुनिया के सामने रखना बहुत ज़रूरी है कि पहले अयूब खान खुद से उन्होंने अपने आप को फील्ड मार्शल बना लिया था, अब इन्होंने भी एक किस्म का खुद से ही बनाया, क्योंकि खुद से बनाई हुई हुकूमत ने इन्हें फील्ड मार्शल बनाया। तो हमने इस सिलसिले का दूसरा जो इंग्लिश डॉक्यूमेंट्री वीलॉग है वो किया है। इसका लिंक हम आपके साथ अभी भी ऊपर राइट पर शेयर कर रहे हैं, और एंड पर भी वीलॉग के हम ये लिंक रखेंगे, इसको ज़रूर देखिए। हमने जो व्हाट्सएप चैनल है हमारा, जिसको आपने ज्वाइन किया हुआ है, अगर नहीं किया हुआ तो ज़रूर कर लीजिए। अभी 1 लाख से ज़्यादा आप दोस्त वहाँ पर हैं हमारे साथ,
अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर कीजिए उसे, उसका लिंक भी आखिर पर वीलॉग के दे देंगे आपको। तो वहाँ पर भी हमने इसका लिंक शेयर किया आपके साथ। इस लिंक को खुद भी देखिए, इस डॉक्यूमेंट्री वीलॉग को दूसरे दोस्तों तक भी पहुँचाइए, ताकि हमारी जो स्टोरी है पाकिस्तान की, पाकिस्तान के लोगों की, वो बाहर की दुनिया तक भी जाए। दूसरी तरफ इस्लामाबाद से अगली खबर आपके सामने रखते हैं, और वो ये है कि आज इस्लामाबाद के अंदर एक पुरवकार तकरीब हो रही है, जिसमें फील्ड मार्शल साहब को जो तमगे लगने हैं या मेडल लगने हैं या उनका रैंक लगना है, वो जो रैंक उनको अनायत करना है वज़ीर आज़म फॉर्म 47 के, उन्हीं के अर्दली ने आज उनको रैंक लगाना है, उसके लिए एक तकरीब हो रही है। और अब हमारे पास मुसद्दका इतलात हैं कि जो मरियम नवाज साहबा हैं वो पंजाब में अपनी सारी मीटिंग्स, आज उनका स्केड्यूल थी जो मीटिंग्स वो कैंसिल करके वो भी इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा हैं, और वो भी वहाँ पर जनरल साहब की ये जो रूनुमाई होगी फील्ड मार्शल के ओहदे की और उन्हें टाइटल लगेंगे, वो भी उसके अंदर शामिल होंगी। इस नए ओहदे की जो तरवीज होगी या तजदीद होगी उसमें वो भी शामिल होंगी, तो वो वहाँ से सब कुछ छोड़ के आ रही हैं। ये एक बहुत ही पुरवकार किस्म की वहाँ तकरीब जो है, उसके अंदर बड़े खास खास गेस्ट को बुलाया गया है, दावतनामे जारी किए गए हैं। अब देखते हैं कि इस तकरीब को कैंसिल किया जाता है, ये जो कुछ खुजदार के अंदर हुआ है ये नहीं किया जाता, या इसे कंटिन्यू किया जाता है। लेट्स सी, मेरा नहीं ख्याल कि कैंसिल किया जाएगा, कंटिन्यू ही किया जाएगा। इसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब ने जो मैसेज दिया है, उनके ऑफिस ने जो मैसेज इशू किया है, वो कहा है कि शहबाज शरीफ ने जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की पर मुबारकबाद दी। उन्हें ऑपरेशन में जो इंडिया के खिलाफ हुआ जाहिर है उसमें उनकी क़यादत और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के दिफा की तारीफ की, और मुसल्लह अफवाज और शहदा को खराज तहसीन पेश किया। इसी तरह मरियम नवाज साहबा के ऑफिस से भी एक स्टेटमेंट निकली। मरियम नवाज शरीफ ने दुआ की है कि जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज पेशा वराना महारत की बुलंदी तक पहुंचे। अभी नहीं पहुंची, मतलब बुलंदी तक अभी हमने पहुंचना है, तो ये इन्होंने दुआ की है। अब आपके जहन में बहुत सारे सवालात हैं, उनका आपको जवाब देते हैं। जाहिर है ये जो नई सिचुएशन हुई है, ये बच्चों की खबर ने पूरे का पूरा व्लॉग, हालांकि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें पॉलिटिकल साइड के ऊपर तैयार कर रखी थी जो आपसे शेयर करनी थी, लेकिन अब ना वो दिल है ना वो मूड है, तो लेकिन बार कोशिश करता हूँ कि कुछ और चीज़ें आपसे शेयर कर दें, और उस पर किसी दिन फिर बात करेंगे। अब आपके जहन में एक तो सवाल ये है कि क्या जो जनरल आसिम मुनीर है, वो जनरल आसिम मुनीर करना क्या चाहते हैं? फील्ड मार्शल पर ही काम रुकेगा? मेरा नहीं ख्याल। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में वो सदर बनेंगे पाकिस्तान के, और सदर इस तरह के नहीं बनेंगे जैसे जरदारी साहब हैं, वो अयूब खान की तरह के सदर बनेंगे। वैसे सदर जिसने एक वजीर आजम भी रखा होता है, मसलन सदारती किस्म का निज़ाम बनेगा, और नीचे एक वजीर आजम भी उन्होंने रखा होगा। ऐसे ही जैसे सदाम हुसैन का भी वजीर आजम होता था एक, इसी तरीके के वो सदर बनेंगे, और नीचे उन्होंने वजीर आजम रखा होगा, और वो वजीर आजम जो है वो उनके इशारों के ऊपर काम करेगा। तो मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ तो पहले ही खुश होंगे, पहले भी ऐसा ही है, लेकिन अब वो हतमी तौर पर किसी ऐसे ओहदे पर बैठ जाएंगे जहां पर वो हेड ऑफ स्टेट के तौर पर काम करेंगे। दूसरी तरफ आने वाले दिनों में जो हमें लग रहा है कि शायद शहबाज शरीफ की जगह पर मरियम नवाज रिप्लेस करेंगी सारे काम को, और उनको लाया जाएगा ऊपर, तो फिर और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि शहबाज शरीफ चले थोड़े सीनियर हैं, वो हट जाएंगे, तो मरियम नवाज तो वैसे ही जूनियर है, तो वो तो वहां पर पपेट बन के काम कर लेंगे, और वो राजी भी बड़ी हैं, जितनी वो नालायक हैं उनको मेरा नहीं ख्याल उसमें कोई मसला है। तो जो मुझे लग रहा है, इसमें मेरे पास कोई खबर नहीं है, इसमें मैं आपको कोई खबर नहीं दे रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये मामला जो है ये इसी सिमत जा रहा है आने वाले दिनों में, कि अब जो फील्ड मार्शल साहब है वो अपने आप को सदर पाकिस्तान भी बनाएगी, क्योंकि अदरवाइज फील्ड मार्शल का ओहदा लेने का उन्हें फायदा नहीं है। वो अब मजीद पावर ग्रैब करना चाहते हैं, क्योंकि ये ओहदा ताहियात है, तो इसमें खिदमात वो दें या ना दें, ओहदा छोड़ें या रखें, इसमें तनख्वाह और मुराद सारी जिंदगी होंगी। जाहिर है इसमें यह भी कहा जा रहा है कि उनका ट्रायल जो है वो किसी सिविलियन कोर्ट में नहीं होगा। नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसी बात दुरुस्त है, क्योंकि सिविलियंस को भी डिपेंड करता है। बहुत सारे लोगों ने ये आपके सामने राय रखी, लेकिन मैं इससे एग्री नहीं करता, कॉमन सेंस नहीं है, क्योंकि सिविलियंस अगर मिलिट्री के अफसरान सिविलियन एरिया के अंदर कोई जुर्म करते हैं तो उनका जो है वो होता है, फिर ट्रायल होता है। मसलन अगर मिलिट्री का कोई अफसर भी, कोई एहलकार भी, वो अगर किसी का कत्ल कर देता है, किसी को चोट पहुंचा देता है, तो उस पर बाकायदा फौजदारी मुकदमा जो है वो रेगुलर अदालत के अंदर चल सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं चल सकता। इसलिए ये बात कहना कि उनके पास ये टाइटल होगा तो उसके बाद किसी सिविलियन अदालत के अंदर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती, वो मेरा नहीं ख्याल। दूसरी बात यह है कि सिविलियन अदालत, जैसा कि अगर कभी ऐसा मौसम बने, ऐसा अहवाल बने कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके, आज तो वो अंदाता है किसने उनके खिलाफ कार्रवाई करने का सोचना, लेकिन जब माहौल बदलता है, जमाना बदलता है, तो आपने देखा कि परवेज मुशर्रफ साहब पर आर्टिकल 6 में उन्हें सजाए मौत दे दी थी पाकिस्तान में। वो अलग बात है कि बाद में मिलिट्री जनरल्स ने उनको बचाया, और उनको लगा कि ये तो हमारी बड़ी तौहीन है अगर ऐसा हुआ, तो वो सजा जो है वो वापस करवाई थी। लेकिन अगर माहौल बने तो वही जो आला अदालत है वो पहले इनको फील्ड मार्शल के ओहदे से हटाएगी। मतलब ये जो दोस्त कह रहे हैं कि वो फील्ड मार्शल पर रहेंगे तो कभी सिविलियन अदालत में नहीं ट्राई हो सकते, तो पहले अदालत जो है वो फील्ड मार्शल के ओहदे को खत्म कर देगी ना। वो अदालत के लिए क्या मुश्किल है, वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, 1 मिनट का काम होगा उनके लिए, तो वो खत्म करके उसके बाद उनको ट्राई कर लिया जाएगा। तो ये कोई बहुत पायदार बात नहीं है, इसके अंदर कोई, मुझे नहीं लग रहा कि इसके अंदर कोई जान है। जावेद हाशमी साहब ने भी इस पर बात की है। जावेद हाशमी साहब ने कहा कि मौजूदा फील्ड मार्शल को बाइज्जत रिटायरमेंट का मशवरा दे रहा हूं। जनरल अयूब खान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जमहूरियत पर जब उन्होंने शब खून मारा और उसके बाद वो अपने आप को बहुत ताकतवर समझ रहे थे, लेकिन फिर एक ऐसा मौका आया कि उनका सिर्फ अपना बेटा पूरे पाकिस्तान में रह गया था जो उन्हें फील्ड मार्शल कहता था, उसके अलावा उन्हें पूरे पाकिस्तान में कोई और फील्ड मार्शल नहीं कहता था। इससे पहले कि इन पर ऐसा मौका आए, इन्हें उससे पहले ही रिजाइन करके चले जाना चाहिए। मुस्तफ़ा नवाज खोखर, उन्होंने भी इस पर तबसरा किया है।
उन्होंने कहा है कि खदशा है कि शहबाज शरीफ अपनी कुर्सी फील्ड मार्शल के हवाले ना कर दें और तारीख इस तरक्की के दुरुस्त या गलत होने का फैसला करेगी। वही बात जो हमने आपको कहा, ये तो इवेंचुअली होना ही होना है। जनरल साहब ने हेड ऑफ स्टेट तो बनना ही बनना है। वो कब बनते हैं, कैसे बनते हैं, मीन एटलीस्ट उन्होंने कोशिश करनी है। वो कामयाब हो सके ना हो सके वो बात की बात है, लेकिन वो कोशिश जरूर करेंगे। क्योंकि नून लीग जो कभी कहा करती थी, याद कीजिए मरियम नवाज की स्टेटमेंट थी कि मरियम नवाज ने किसी एक्सटेंशन के गुनाह में मुलव्वस होने से इनकार किया है। जब जनरल बाजवा को एक्सटेंशन, हालांकि नून लीग ने वोट दिया था, वो कहती नहीं मैं इस गुनाह में शामिल नहीं हूँ, उससे बड़े गुनाह में शामिल हुई हैं और अब वो ताहियात उन लोगों ने जो है वो ये एक्सटेंशन दी है। एक तरफ दहशतगर्द जो है वो हमारे बच्चों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं वो तो आपने देख ही लिया, खुशदार की खबर हमने आपके सामने रखी। दूसरी तरफ ये जो इनके टाउट्स हैं, जो मैं क्या कहूँ इन्हें टाउट्स ही कह सकता हूँ, ये जो मुनीफ फारूक जैसे हैं जिन्हें ना कोई शर्म है ना हया है कि ये किस तरह की खबरें देते हैं, कोई अखलाकियात नहीं है इनके अंदर। और अब वो कह रहे हैं, हवालदार मुनीफ फारूक कह रहा है कि जब तक पीटीआई जो है वो मुकम्मल तौर पर माफ़ी नहीं मांगती और अपने गुनाहों से तौबा नहीं करती और नाक नहीं रगड़ती, तब तक जनरल साहब ने पीटीआई को माफ नहीं करना। मतलब जमीनी खुदा उन्होंने जनरल साहब को डिक्लेयर किया हुआ है। और पीटीआई के बारे में बड़ा वाज़ेह है कि वो जब तक नाक नहीं रगड़ेगी, लकीरें नहीं निकालेगी नाक से, तब तक जो है वो उनको माफ़ी नहीं दी जाएगी। ये कल जब हालात बदलने हैं तो इसी, मैं भी अभी से आपको बता देता हूँ कि जब हालात बदलने हैं तो इसी मुनीफ फारूक साहब ने ऐसे बंदे के पुत्र बनना है, इन्होंने ऐसी ऐसी बातें करनी है समझदार, इन्होंने ऐसे ऐसे तरीके से रंग बदलना है। इनको यकीन है कि उस टाइम ये सारे लोग जो इनसे ये सब कुछ करवा रहे हैं इनको बचाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान में वैसे ये रहा है, ये एक बैकग्राउंड रहा है कि जो भी जनरल साहबान हैं वो जो उनके एसेट्स होते हैं उन्हें हर जो भी मौसम होता है उसके अंदर उन्हें वो प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल इस दफ़ा जो मामला है वो बहुत ही डिफरेंट है। इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ तो ज़रूर होंगी जब भी मौका बदला। उसकी वजह ये है कि अगर बदला, ये तो अल्लाह को पता है कब बदलना है कैसे बदलना है, लेकिन अगर मौका बदला तो ये जो टाउट्स हैं ये भी अपनी अकाउंटेबिलिटी पे करेंगे, जो इस तरह की गैर इंसानी, गैर जमहूरी और बेशर्मी पर मुब्तला स्टेटमेंट्स देते हैं। और डिक्टेटर्स के साथ खड़ा होना तो चले एक बात है, उनके रोब दबदबे से लोगों को डराते हैं। उसके साथ साथ अल्ताफ हुसैन, जी हाँ, उनका भी मैं एक ट्वीट देख रहा था, लंदन से उन्होंने भी ट्वीट किया और उन्होंने भी मुबारकबाद दी है। जावेद चौधरी साहब ने ये तंजन कहा है कि इमरान खान को वज़ीर आज़म आसिम मुनीर साहब ने बनाया था माशाल्लाह, और इन्हें इस्लाम का सिपाही भी उन्होंने ही मशहूर किया था। मतलब कि इमरान खान साहब ने तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं किया हुआ था, वो तो बस एक दिन अचानक जहाज़ से नीचे उतरे और जनरल आसिम मुनीर साहब ने पकड़ के उन्हें वज़ीर आज़म बना दिया और उन्हें पॉपुलर भी कर दिया और इस्लाम का सिपाही भी करार दे दिया। इमरान खान जो वज़ीरिस्तान तक और टांग तक जाते थे ड्रोन हमलों के खिलाफ, आप सबको उनकी वो सारी जस्तजू पता है, वो तो कुछ भी नहीं था। इमरान खान ऐसे ही लोगों के हीरो बन गए क्योंकि जनरल आसिम मुनीर साहब ने, मतलब ये आप मुनीफ फारूक साहब और जावेद चौधरी साहब का कड़ा मुकाबला है कि हम दोनों में से आगे कौन जाता है और हम दोनों में से बड़ी बात कौन करता है या लंबी बात कौन करता है। ये आप खुद देख सकते हैं, ये हालात वहां पर बने। अब जरा अडयाला जेल की तरफ रखते हैं बात। अडयाला जेल में लाहौर से एक पुलिस पार्टी पहुंची जो इमरान खान साहब से मुलाकात करना चाहते थे और उनका जो पोलीग्राफिक टेस्ट है, जो वो लाई डिटेक्शन या झूठ का पता करवाने वाला जो टेस्ट है वो करना चाहते थे। मैंने पहले भी आपको बताया कि एक तो पाकिस्तानी अदालतों के फैसले के मुताबिक ये जो पोलीग्राफिक टेस्ट है ये अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन सकता। ये सवाए तहकीर करने के और इसका कोई मकसद नहीं होता इस टेस्ट का, ना इसमें डिटेक्शन होती है उस तरीके से, ना ही अदालतें बाद में इसको सबूत के तौर पर लेती हैं। लेकिन क्योंकि मकसद इस वक्त इमरान खान साहब की तहकीर करना है और तहकीर करके फील्ड मार्शल साहब को खुश करना है, तो फील्ड मार्शल साहब की खुशी के लिए अब ये टीमें जो है वहां पहुंच रही हैं। बहरहाल इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे वकला मौजूद नहीं है, इसलिए मैं ऐसी किसी चीज़ के अंदर शामिल नहीं होना चाहता। 11 रुकनी टीम थी, डीएसपी आसिफ जावेद की सरबराही में ये टीम अडयाला पहुंची और ये टेस्ट ना हो सका क्योंकि वहां पर इमरान खान के वकला मौजूद नहीं थे। फिर इमरान खान साहब का अडयाला जेल से मैसेज आया, वो कल आप सुन चुके हैं, उसमें कुछ चीज़ें नई जो उनका ट्वीट आया उसमें है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में हमेशा एनआरओ लेने वालों की ही चांदी होती है। मसलन एक ही गाड़ी के अंदर यास्मीन राशिद भी थी और अंदलीब अब्बास भी थी। अंदलीब अब्बास ने क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, वो उनको छोड़ दिया गया और यास्मीन राशिद आज भी जेल भुगत रही हैं। वो आज भी बगावत, गद्दारी और पता नहीं कौन से इल्जामात के तहत जेल में है। नौरीन न्याजी जो इमरान खान साहब की बहन है, जिनका बेटा हसान न्याजी इस वक्त मिलिट्री कोर्ट में सजा भुगत रहा है, उन्होंने कहा है कि इमरान खान की रिहाई की अफवाहें अवाम को ठंडा करने के लिए हैं, जबकि पीटीआई की आदत खामोश और हुकूमत सुकून में है। तो ये उन्होंने एक पूरा जो जायचा खींचा है अपनी स्टेटमेंट में, वो उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि कोई रिहाई का जो है वो सीन नहीं है। और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मियाँ इबाद फारूक, आपको पता है कि वो भी मिलिट्री कोर्ट के अंदर 2 साल की कैद काट के आए हैं, बहुत शोला बयां भी हैं और बहुत भरपूर तरीके से वो भी इस वक्त तहरीक बर्पा करने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार अडयाला जेल पहुंचते हैं, ये दूसरी बार पहुंचे हैं और आज उन्होंने फिर पार्टी लीडरशिप के ऊपर तनकीद किया है कि वो यहाँ पर क्यों नहीं है। उनका कहना था कि अगर मैं पहुंच सकता हूँ लाहौर से यहाँ, तो पार्टी लीडरशिप क्यों नहीं पहुंच रही। ये उनका बयान जो हमारी नज़र से गुजरा है। अगली खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आपके सामने रखते हैं। आपको याद होगा अच्छी तरह से नूर मुकद्दम कत्ल केस हुआ था
जिसमें ज़ाहिर जाफ़र को सज़ाए मौत दी थी लोअर कोर्ट ने। अब वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस था। अच्छी बात यह है कि उसके अंदर सज़ाए मौत को बरकरार रखा गया है और जो उन्हें 2 केसेस में कत्ल करने और उनके साथ जिनसी ज़्यादती करने की वजह से उनको 2 दफ़ा सज़ाए मौत दी गई थी। तो एक सज़ाए मौत कत्ल करने की वजह से बरकरार रखी है। जो जिनसी ज़्यादती वाली सज़ाए मौत थी, उसको उन्होंने उम्र कैद में कन्वर्ट कर दिया है, लेकिन उनकी जो है वो सज़ाए मौत बरकरार रही है। ये बड़ा हाई प्रोफाइल केस था, पूरी कौम की नज़रें इस पर थीं। नूर मुकद्दम, याद कीजिए कि उनको बहुत ही बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया था और जो माली था वहाँ पर, जो दूसरे लोग थे, नूर मुकद्दम जब वहाँ से जाने की कोशिश कर रही थी तो उसने ज़बरदस्ती उनको वहाँ पर रोका था उन लोगों ने। बहरहाल अदालत ने ये फैसला किया। लोगों को लग रहा था कि कहीं टर्न डाउन ना कर दे अदालत या उसको छोड़ ना दे, क्योंकि बहुत ही इसके अंदर सेंटिमेंट था लोगों का। लोग चाहते थे कि इस केस का फैसला हो और नूर मुकद्दम के पेरेंट्स के लिए एक इंसाफ की फराहमी हो, जो कि अब नजर आ रहा है कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने अब ये फैसला कर दिया। अब सदर से रहम की अपील वाहिद रास्ता है। देखते हैं आगे सदर पाकिस्तान इस पर क्या करते हैं, लेकिन जितना ये हाई प्रोफाइल केस है, मेरा नहीं ख्याल कि सदर भी इसके अंदर कोई ऐसा काम करेंगे। तो ये एक सिनारियो है। अगली खबर सिंध से है। सिंध में बड़ा अजीब काम हुआ है। वहां पर जो नहरों का इशू है वो अभी तक चल रहा है, क्योंकि लोगों को पता है कि ये कोई ना कोई शरारत तो करते ही रहेंगे। तो वहाँ मोरो सिंध में कैनाल के खिलाफ एहतजाज पर पुलिस की फायरिंग और लाठीचार्ज के बाद पुलिस ने सिंध के वजीर दाखिला के घर को, पुलिस ने नहीं, अवाम ने, अवाम पर लाठीचार्ज किया पुलिस ने। अवाम ने जो वजीर दाखिला थे उनके घर को आग लगा दी। तो ये वहाँ पर पाकिस्तान मुखालिफ नारे भी लगे, लोग बहुत तंग हैं। सिचुएशन आपके सामने है लोगों की तंगी की, और इकोनॉमी की जो सूरत हाल है वो भी हमने काफ़ी सारी खबरें प्रिपेयर की हुई थी। जीडीपी किस तरीके से फिगर्स फज करके आपके सामने रखी जा रही हैं और बहुत कुछ है। लेकिन मैंने जैसे आपको कहा कि ये जो खुशदार वाली खबर सबसे पहले सामने आई है, इसके बाद दिल ही नहीं कर रहा इस पर बात करने को। दूसरे लफ्ज़ों में ये कहिए कि बिल्कुल ही कंपोजर ही नहीं है। जो मैंने तस्वीर देखी, बहुत सारी तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, जो सामने आई हैं चीज़ें, जो हमें तस्वीर मिली हैं, वो देखकर दिल बिल्कुल जो है वो टूट गया है कि कैसे बच्चों को भी बख्शा नहीं जा रहा, और दूसरी तरफ जो हमारे लोग हैं उन्हें अपने टाइटल लेने पर है और कोई चीज़ नहीं है। मुझे यहाँ से आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।